नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट दिख जाएगी उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज की। उसके अलावा हमारे यहाँ पे आपको मिलेगी सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और एक आती है आपकी जीएस की टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो कि आजकल होल्ड है। जल्दी ही इसको कंटिन्यू कर देंगे। आपका लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम है आपका, उसके साथ साथ लोअर पीसीएस फ्री होना है, बहुत से एग्जाम आने आगे। तो ये तो हमारी मेन टेस्ट सीरीज है जो चलते रहते हैं यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जहां पर उत्तराखंड जीके टेस्ट में लगभग 200 भाग हो चुके हैं, हिंदी में लगभग 150 से ऊपर हो चुके हैं, जीएस में भी 150 से ऊपर हो चुके हैं। बट इसके साथ साथ दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया सेशन शुरू कर रहा हूं उत्तराखंड जीके के संदर्भ में। उत्तराखंड जीके के संदर्भ में हम देखने वाले हैं पीवाईक्यू, प्रीवियर ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि आयोग ने पिछले 5-6 सालों में जितने भी उत्तराखंड के प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों की डिटेल में व्याख्या के साथ मैं यहाँ पर आपको ये सीरीज देने वाला हूँ। और इसलिए ये वीडियो अभी शाम को मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप इसका फीडबैक दो। उसके बाद ये जो वीडियो रहेगी आपकी पीवाईक्यू वाली, ये मॉर्निंग में दी जाएगी आपको, ठीक है। मॉर्निंग में आपकी हमेशा पीवाईक्यू वाली वीडियो आएगी जिसमें आपका उत्तराखंड के पीवाईक्यू, उसके अलावा जीएस के जो पीवाईक्यू हैं, और साथ ही कोशिश करेंगे हिंदी वाला जो पीवाईक्यू है वो भी आपको दिया जाए। तो मॉर्निंग में ये वाली क्लास आपको मिलेगी। इसके अलावा शाम को जो हमारी टेस्ट सीरीज होती थी यूके जीके, सामान्य हिंदी और जीएस की, उसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो आपका फीडबैक लेने के लिए ये क्लास मैं आज अपलोड कर रहा हूँ पीवाईक्यू वाली। इसको कंटिन्यू करें ना करें, और आपको कितनी जरूरत है पीवाईक्यू की, और साथ ही ये क्लास आपको कैसी लगी। वैसे पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम से पहले आपको देखिए पीवाईक्यू देखने चाहिए 4-5 सालों के। उसके अलावा मॉक टेस्ट आपको हमेशा लगाने चाहिए, और एग्जाम से पहले फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ये आपने फॉलो अप कर लिया तो आपका आधा तो एग्जाम वैसे ही निकल जाता है। बाकी एग्जाम में बैठना खाली एक बोल सकते हैं कि फॉर्मेलिटी रहती है फिर, ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और जीके, जीएस, उत्तराखंड जीके वगैरह जितना हम आगे पढ़ते जाते हैं पीछे का उतना ही भूलते जाते हैं। इसलिए पीवाईक्यू सीरीज क्या करेगी, आपके रिवीजन में भी काम आएगी, ठीक है। तो अपना फीडबैक जरूर देना इसके संदर्भ में। और शुरुआत करते हैं। तो 2024 तक जो भी एग्जाम हुए, लगभग 2015-16 के बाद, तो इतने एग्जामों में जो उत्तराखंड जीके के प्रश्न पूछे गए थे यूके पीएससी और साथ ही यूके ट्रिपल एससी, ठीक है, दोनों आयोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल्ड। आपका क्या होगा इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन में करूंगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज पार्ट 1 है। और यार अच्छा लगता है और ये कोशिश अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा जिससे हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए ये जो सफर मैंने शुरू किया इस जारी रहे। ये क्लासेस आपको मॉर्निंग में मिलेंगी, फिर मैं आपको बता चुका हूँ। और जो हमारी मेन टेस्ट सीरीज होती है वो आपको जो शाम का ही टाइम था उसमें अपलोड कर दी जाएंगे। बाकी अदर कंटेंट भी आपका कंटिन्यू हो जाएगा, उत्तराखंड जीके रिवीजन महाकुंभ और साथ ही हिंदी रिवीजन महाकुंभ। जैसे हिंदी रिवीजन खत्म होगा फिर आपका जीएस शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं पीवाईक्यू का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी। देखिए यहाँ पे मैंने बाइलिंगुअल भी रखे हैं क्वेश्चन ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फूलों की घाटी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फूलों की घाटी स्थित है चमोली जनपद में। चमोली जनपद में भैया इसकी खोज हुई थी 1931 में, 1931 में इसकी घाटी की खोज की गई थी। और इस घाटी की खोज करने वाली व्यक्ति थी कौन, फ्रैंक स्माइथ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फ्रैंक स्माइथ ने इस घाटी की खोज की थी। और इन्होंने भैया आपकी एक पुस्तक भी लिखी थी इस पर, द वैली ऑफ फ्लावर्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। आप देखिए द वैली ऑफ फ्लावर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया पीवाईक्यू के साथ साथ में पीवाईक्यू से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बेनिफिशियल ये सीरीज रहने वाली है आपके लिए। तो 1982 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क स्थापित हुआ था। पार्क कब बना ये, 1982 में, ठीक है। क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है फूलों की घाटी पार्क का, तो 87 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 87 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका टोटल क्षेत्रफल है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को ने धरोहर सूची में शामिल किया। यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुई फूलों की घाटी 2005 में। तो महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिल गए ना। और कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है फूलों की घाटी में दोस्तों एक बड़ी एक ऐसी घास बोल सकते हैं या एक ऐसी वनस्पति है जो फूलों की घाटी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। और इस वनस्पति का नाम है अमेला। अमेला या नटग्राम इसको कहा जाता है, अमेला या नटग्राम। तो ये अमेला या नटग्राम जो आपकी
एक पौधा है या वनस्पति है, ये फूलों की घाटी को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है और वहां पे जो फूलों की प्रजातियां हैं उनको भी खतरा है इससे। जैसे आप लेंटाना पढ़ते हैं ना, लेंटाना जो कुरी घास होती है, जहां पर भी कुरी घास उगती है वो अपने आसपास की जितनी भी वनस्पतियां उनको नहीं उगने देती, उनका नाश कर देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन बन सकता है भविष्य में कभी कि फूलों की घाटी में कौन सी वनस्पति वहां के जो इकोसिस्टम है उसको प्रभावित कर रही है। तो ये अमेला या नटग्राम है, जिसको पॉलीगोनम भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है पॉलीगोनम, एक प्रकार का खरपतवार मान लीजिए इसको। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में वैक्सीन संस्थान कहां पर स्थापित किया गया था? ठीक है, देखिए इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा, स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट। तो स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट जो है आपका 1903 में स्थापित हुआ था पटवा डांगर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, कहां पे स्थापित हुआ? पटवा डांगर। अब पटवा डांगर है कहां भैया? तो पटवा डांगर जो है आपका स्थित है नैनीताल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नैनीताल में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और यहां पर देखिए 1957 की मैं बात करूं तो 1957 में यहाँ पे एंटी रेबीज वैक्सीन को डेवलप किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में जो पटवा डांगर वाला ये क्षेत्र है, ये काम करता है किसके अंतर्गत? जीबी पंत जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जो कि कहां स्थित है आपका? पंतनगर में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पटवा डांगर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे राज्य वैक्सीन संस्थान है। और इसका जो इसकी स्थापना थी, उसका उद्देश्य ये था, उस समय यहाँ पे स्मॉल पॉक्स जो होता था, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाना। ठीक है, इसकी स्थापना का उद्देश्य था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाना। ठीक है, छोटी माता बोलते हैं ना जिसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, वाडिया हिमालयी भू विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए वाडिया हिमालयी भू विज्ञान संस्थान यानी कि जियोलॉजी। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी भैया, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1968। ऑप्शन 20 में सही आंसर है, 1968 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहले ये आपका दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में था, उसके बाद इसको 1976 में यानी कि 1976 में कहा स्थानांतरित किया गया? देहरादून में इसको स्थानांतरित किया गया। ठीक है, और इसका जो नाम रखा गया है वो हमारा जो इसके संस्थापक थे DN वाडिया जी, उनके नाम पर इसका वाडिया भू विज्ञान संस्थान नाम रखा गया। पहले इसका नाम था हिमालय भू विज्ञान संस्थान, केवल हिमालय भू विज्ञान संस्थान इसका नाम था। बाद में नाम दिया गया वाडिया जी के, जो उनका प्रयास था और जो उन्होंने यहाँ पे काम किया था, इसके लिए उनको ये नाम दिया गया संस्थान को। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्तमान में कितने विकास खंड हैं? ठीक है, तो ब्लॉक्स की बात हो रही है। देखिए वर्तमान समय में उत्तराखंड में है 95 ब्लॉक्स। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा, 95 विकास खंड हैं, ध्यान रखेंगे। और बात करें भैया, दो हमारे क्या है मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कुल जिले जो है 13 जिले हैं उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, और जिसमें से आपका कुमाऊं मंडल में आपका 6 जिले हैं, गढ़वाल मंडल में आपका 7 जिले हैं, और टोटल 13 जिले हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं भैया, आपका तहसीलों की संख्या है 110 तहसीलें हैं। ठीक है, नगर निगम की बात करते हैं तो नगर निगम वर्तमान में हो गए हैं 11 नगर निगम हो चुके हैं, कितने? 11। ठीक है, नवीनतम कौन से हैं? अल्मोड़ा और आपका पिथौरागढ़। ठीक है, तो ये डेटा कुछ याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित किया गया? ठीक है, तो कौन सा नगर था जहां पर आपका पहला ग्रास कंजर्वेशन या कंजर्वेटरी स्थापित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन डी, रानीखेत में इसको स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, रानीखेत में, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है भैया घास की टोटल 90 से अधिक प्रजातियां, 90 प्लस प्रजातियों को संरक्षित किया गया। घास की भी प्रजातियां होती है भाई अलग अलग। ठीक है, इसके अलावा देखिए रानीखेत में ही जो है भैया आपको पता है हिमालयन मसाला केंद्र भी खोला गया था, हिमालयन मसाला केंद्र। और इसके अलावा रानीखेत में आपका देश का पहला वन हीलिंग सेंटर भी खोला गया था, है ना, कालिका रेंज में। हीलिंग जापान के मेथड पे, जिससे हील हो रहा था व्यक्ति, तो मन की शांति के लिए था। हीलिंग सेंटर भी यहीं पे था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। तो रानीखेत हो गया इसका राइट आंसर। अगला देखिए, उत्तराखंड के किस जनपद में ऐतिहासिक एक हथिया नौला स्थित है? तो एक हथिया नौला जो है भाई, नौला जो होती है बावड़ी को कहा जाता है, ठीक है। नौला जो होता है आप देखेंगे ऐसे, आपने देखा होगा पर्वतीय भूभागों में ऐसे बना रहता है, एक घर का जैसा आकार होता है, और इसके अंदर हमारी बावड़ी होती है, यहाँ पानी होता है बावड़ी के अंदर, है ना, ये ऐसे बना होता है नौला इस टाइप से। तो इस गहराई में आपका पानी रिस के जो है धरती से इसमें जमा होते रहता है, और ये पानी बहुत ठंडा होता है, मीठा होता है। क्योंकि देखिए जितने भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, उन वनस्पतियों की जगह भी जो है भूमि में एंटर होती है, तो उनसे होकर ये पानी जब धीरे धीरे रिस के आता है तो औषधीय गुण भी होते हैं कई जगह के पानी में। तो ये नौला जो है, एक हथियार नौला बहुत महत्वपूर्ण होता था पर्वतीय अंचलों में, पानी का मेन सोर्स था जब तक हर घर नल जल या घर में पाइपलाइन या टोंटी नहीं आई थी तब तक। तो ऐसे उत्तराखंड में एक हथियार नौला बनाया गया था, और इस नौले का निर्माण किया गया था कहाँ पे? चंपावत में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, चंपावत। ठीक है, एक हथियार नौला इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि बोला जाता है कि ये नौला जो है एक हाथ से निर्मित किया था, ठीक है। जिस व्यक्ति ने इसको बनाया, जो मिस्त्री था, उस मिस्त्री का केवल एक हाथ था और उसने एक हाथ से ही इस नौले को बनाया। और ये चंद शासन काल की घटना है, चंद शासन में ये घटना हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है, चंपावत में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर जो है किन नदियों के संगम पर है? तो आपको बताना है, देखिए बागेश्वर जो है, मान लीजिए ये आपका नदी आई, एक धारा इधर से आई, ठीक है, और एक धारा आती है हमारी ये वाली, ये, ठीक है, ये संगम हो गया यहाँ पे। तो ये है भैया हमारी कौन सी? गोमती नदी, जो कि आपके आती है कहां से? गरुड़ बैजनाथ की तरफ से आती है। और एक आती है हमारी यहाँ से सरयू नदी। सरयू कहां से निकलते हैं? सरमूल झंडी से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों का संगम होता है इस स्थान पे जहां पे स्थित है बागनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है बागेश्वर में? बागनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर बागेश्वर में नहीं है, बैजनाथ है आपका गरुड़ में, ठीक है, गरुड़, जिसको कत्यूर घाटी भी कहा जाता है। जबकि बागनाथ मंदिर है बागेश्वर में, सरयू गोमती के संगम पर। यहीं पर दोस्तों एक मेला आयोजित होता है जो कि उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मेला है, उत्तरायणी मेला। कौन सा मेला भाई? उत्तरायणी मेला, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहीं पे इसी संगम स्थल पे उत्तराखंड की सबसे इंपॉर्टेंट क्रांति हुई थी, जिसको रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। रक्तहीन क्रांति यानी कि कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था यहाँ पे। कुली बेगार प्रथा अंत यहीं पे हुआ था 1921 में मकर संक्रांति के दिन, ठीक है, इसी संगम पे, इसी स्थल पे। तो यहीं पर हमारा स्थित है पूरा बागेश्वर शहर, इतने एरिया में बसा हुआ है। सरयू के इस तरफ भी है, सरयू के इस तरफ भी है, ये पूरा एरिया आपका बागेश्वर कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बागेश्वर की अगर मैं बात करूं तो बागेश्वर के पूर्व और पश्चिम में आपका भीलेश्वर और नीलेश्वर पहाड़ियां है, ठीक है। अगर देखिए ये बागेश्वर है, ये बागेश्वर हो गया, तो बागेश्वर के पूर्व और पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं? तो ये आपका भीलेश्वर और नीलेश्वर है। और वहीं उत्तर में बागेश्वर के सूरज कुंड पहाड़ी है, और बागेश्वर के जो दक्षिण में है भैया आपका अग्निकुंड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है। और एक प्रमुख मंदिर है इनका सरयू और गोमती के संगम पर, जो कि बागनाथ कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो बताइए इनमें से कौन कौन से जनपद हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं? तो भाई इसका बहुत सिंपल आंसर है, उत्तराखंड की सीमा दो देशों से लगती है, आपको पता है, उत्तर में तिब्बत चीन से और पूर्व में नेपाल से। तिब्बत चीन को स्पर्श करने वाले जिले हैं पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। नेपाल की सीमा से लगने वाले जिले हैं उधमसिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़, ठीक है। और पिथौरागढ़ एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो कि चीन और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पूछ रहा है, तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर होना चाहिए पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ठीक है। तो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ऑप्शन बी में है ये, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया ना? ठीक है, नैनीताल हमारा नहीं है, और इसमें हमारा कौन सा नहीं होगा? रुद्रप्रयाग नहीं होगा, इसमें हमारा बागेश्वर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो देखिए जब देश आजाद हुआ 1947 में 15 अगस्त को, उसके पश्चात नैनीताल को उत्तर प्रदेश की समर कैपिटल बनाया गया था 1962 में, 1962। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1962 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और नैनीताल का जो नगर पालिका का गठन है कब हुआ था, क्वेश्चन कई बार बनता है। तो 1850 में नैनीताल नगर पालिका बनी थी। कई किताबों में डेटा अलग है, ध्यान रखना। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखिए, आपको नैनीताल में भयंकर भूस्खलन आया था। सबसे पहला भूस्खलन आया था 1867 में। ठीक है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाता है उसमें फिर हमारे हेनरी रैमजे। और उसके बाद नैनीताल में भयंकर भूस्खलन हुआ था 1880 में। क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नैनीताल उसके बाद समर कैपिटल बनी थी यूपी की 1962 में। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय भी था उसमें। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, पिथौरागढ़ जिला बना था आपका 1960 में। ठीक है, अब यहाँ पे डेट भी अगर पूछी गई है तो डेट के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जनपद का गठन हुआ था। 24 फरवरी 1960, ध्यान रखेंगे। पिथौरागढ़ जो है भैया, मैं आपको बता चुका हूं, एकमात्र ऐसा जनपद है जो नेपाल और चीन दोनों से लगता है। नेपाल और चीन से सीमा साझा करने वाला एकमात्र जनपद है। और इसके अलावा पिथौरागढ़ भैया आपका पूर्व में स्थित है उत्तराखंड के, और सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सर्वाधिक जो हमारा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है वो किसका है? वो पिथौरागढ़ जनपद का ही है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पिथौरागढ़ को आपका मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, मिनी कश्मीर। ठीक है, छोटा कश्मीर कहा जाता है ना पिथौरागढ़ को। इसके अलावा इसके प्राचीन जो नाम है पिथौरागढ़ के, इसमें आपका प्राचीन नाम हो जाता है सोर घाटी, इसको कहा जाता है। ठीक है, सोर घाटी। इसके अलावा इसको बाउल की गढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका यही जो गढ़ था इसको लंदन फोर्ट भी कहा जाता है। और वर्तमान में सरकार ने इसका नाम रखा है सौरगढ़। तो इतने नाम है पिथौरागढ़ के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लोकसभा में बिल कब पारित हुआ था, क्वेश्चन बन रहा है। काफी लोगों को इसमें मतभेद होगा, बट ऐसा नहीं है। और ये क्वेश्चन कई बार हर एग्जाम में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एस एंड यूपी पीएससी के। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त सन 2000 को ये हमारा लोकसभा में रखा गया था। उसके बाद ये आगे रखा गया था राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को। और फाइनली जब ये पारित हुआ दोनों सदनों में, तो फिर 9 नवंबर सन 2000 को पृथक उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। हालांकि उसमें उत्तराखंड का राज्य नाम जो था उत्तरांचल था। और ये मैं कई बार आपको वीडियोज में बता चुका हूं। उत्तरांचल का जो गठन हुआ था आपका 2000 में हुआ था, उसमें केंद्र में सरकार थी एनडीए की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको कहा जाता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जो कि बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता थे। और बीजेपी हमेशा से अपने घोषणा पत्र में कहती थी कि जो नया पहाड़ी राज्य बनेगा उसका नाम उत्तरांचल होगा, उत्तराखंड नहीं होगा। उत्तराखंड नाम में उनको कहीं ना कहीं क्या लगता था ना, विरोधाभास लगता था। खंड मतलब टुकड़ा, और बीजेपी इस शब्द से सहमत नहीं थी। इसलिए बीजेपी ने जब राज्य का गठन किया, बीजेपी की जो मिश्रित सरकार थी एनडीए ने, तो इसने राज्य का नाम उत्तरांचल रखा। लेकिन राज्य के जो क्रांतिकारी थे, शहीद थे, वो चाहते थे कि राज्य का नाम उत्तराखंड रखा जाए। तो इसको सम्मान देने हेतु 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम हो गया उत्तराखंड। ठीक है, कहानी ये है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। देखिए, इस क्वेश्चन को अब मैं स्किप करूंगा दोस्तों, क्योंकि देखिए जो उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित होता था वो आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको पता ही है, हाल में ही एक संविधान संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन, 104th हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षित सीटों का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब ना तो लोकसभा में ना राज्यों की विधानसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत नहीं होगा। तो अब उत्तराखंड में केवल 70 सीटें हैं विधानसभा की अभी वर्तमान में। तो ये क्वेश्चन अब नहीं बनेगा आपका। अगला देखिए, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? देखिए, एवरग्रीन क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड की राजनीतिक इतिहास में काला दिन इसको कहा जाता है। और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च 2016 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 27 मार्च 2016 को। उस समय कौन थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री? तो हरीश रावत थे। ठीक है, सरकार किसकी थी? तो हरीश रावत हमारे लीडर है किसके? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार थी। हरीश रावत का स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसके फलस्वरूप काफी जो विधायक थे उन्होंने दल बदल किया और उत्तराखंड में सरकार गिर गई और राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 27 मार्च 2016 से लेकर 21 अप्रैल
तक हमारा एक टाइम पे राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद फिर आपका 22 अप्रैल से लेकर, ठीक है, 11 मई तक एक बार और लगा, मतलब, ठीक है। तो ये दो पीरियड में हम रख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन डायरेक्ट ही बनता है कि कब लगा था, तो 27 मार्च को आपको याद रखना है। और पार्टी कांग्रेस की थी, और उसमें कौन थे, जो हमारे मुख्यमंत्री थे हरीश रावत थे, आपको याद रखना है, ठीक है। इतना डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था तो राष्ट्रपति कौन थे उसमें देश के, ठीक है। तो देखिए उसमें राष्ट्रपति का जो टेन्योर चल रहा था 2012 से लेकर 2017 तक, तो ये हमारे कौन थे, प्रणब मुखर्जी। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, महामहिम प्रणब मुखर्जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है कौन से नंबर का? तो उत्तराखंड जब बना था भाई 9 नवंबर 2000 को, तो ये भारतीय गणतंत्र का बना था कौन सा राज्य? आपका 27वां राज्य है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, 27वां राज्य बना था। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला है भैया जो उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जनपदों से जो सीमा साझा करता है? कई बार क्वेश्चन बनता है और इसका राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा, पौड़ी। पौड़ी आंतरिक जनपद है और ये 7 जिलों से सीमा साझा करते हैं। कितने? पौड़ी की सीमा 7 जिलों से लगती है, ठीक है। 7 जिले कौन कौन से? देखिए पौड़ी जो है, ये आपको मैं बता दूं, ये आपका पौड़ी है, ठीक है। दक्षिणी भाग में पौड़ी गढ़वाल है आपका, ये पौड़ी है। अब पौड़ी से 7 जनपद कौन कौन से लगते हैं आप देख लीजिए। पौड़ी से आपका लगता है भैया, ठीक है, पश्चिम की तरफ जाए तो यहाँ पर आपका हरिद्वार हो गया, और हरिद्वार के बगल में आपका है देहरादून, ठीक है। पौड़ी से आपका लगता है टिहरी गढ़वाल, और पौड़ी को टच करता है रुद्रप्रयाग। पौड़ी को इधर से टच करेगा आपका चमोली, और इधर पे होगा अल्मोड़ा, और नैनीताल का भी थोड़ा भाग यहाँ पे टच करते हैं। तो ये 7 जनपद है, ठीक है। हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल, तो 7 जनपद जो कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला बना देते हैं पौड़ी को, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद 3 ऐसे जिले हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य के जो 6 जनपदों से सीमा साझा करते हैं। 6 जनपदों से सीमा लगती है इनकी। कौन कौन से हैं ये? दो हैं, दो माफ कीजिएगा। 6 जनपदों से सीमा लगने वाले 2 जिले हैं, जिसमें आपका अल्मोड़ा, अल्मोड़ा 6 जनपदों से सीमा साझा करता है। दूसरा चमोली, चमोली की भी सीमा 6 जनपदों से लगती है। और इसके बाद नैनीताल है, नैनीताल की सीमा 4 जनपदों से लगती है, ठीक है। नैनीताल की सीमा 4 जनपदों से लगती है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है निम्न में से? तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कौन सा जनपद है जो कि आपका अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पे नहीं है? बहुत सिंपल है, अल्मोड़ा जो है एक इंटरनल डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका सीमा में क्षेत्र सीमा नहीं बनाता, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाता है, ठीक है। राज्य के देखिए आपका, मैं आपको बता चुका हूं, CUP कप रखना है आपको याद। कप जो है आपके 3 ऐसे जनपद हैं जो चीन से लगते हैं, ठीक है। कप में आपका क्या, चमोली, U फॉर उत्तरकाशी, P फॉर पिथौरागढ़। 3 जनपद ऐसे हैं जो चाइना से बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। और वहीं हम बात करते हैं दोस्तों पिथौरागढ़, चंपावत और उधमसिंह नगर, ठीक है। तो ये भी कप ही है, देखिए अगर आप इसको भी अलग अलग लिखे हैं, दोनों कप आपको याद रखने हैं। ऐसे आपको याद रखना है, चंपावत, U फॉर आपका हो गया उधमसिंह नगर, और P फॉर हो गया आपका पिथौरागढ़। देखिए ये 3 जनपद ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। देखिए सेम आपको याद रखना है, कप याद रखना है। कप कप वाले जनपद जो है वो चीन को भी साझा कर रहे हैं बॉर्डर, और कप वाले जो जनपद है वो आपका नेपाल को भी बॉर्डर साझा कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यू जो चाइना वाला यू है ये आपका उत्तरकाशी के लिए है, और सी जो है चमोली के लिए है। जबकि नेपाल वाला जो कप है वो सी फॉर चंपावत है और यू फॉर उधमसिंह नगर है। पिथौरागढ़ दोनों जगह कॉमन रहेगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी कानून कब लागू किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो तराई क्षेत्र में सबसे पहले भूमि संबंधी जो कानून आया था, ये आया था कब आपका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, 1972, 1972 में लाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको भूमि संबंधी सीलिंग कानून कहा जाता है, सीलिंग, भूमि संबंधी सीलिंग कानून। चलिए आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई थी। तो देखिए अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में डाक व्यवस्था कब आरंभ हुई थी?
ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये शुरू हुई थी आपके 1815 में, 1815 में, ठीक है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था। और ये डाक व्यवस्था शुरू हो गई थी। कुमाऊं का जो पहला कमिश्नर था गार्डनर, ठीक है, पूरा नाम क्या था इसका, एडवर्ड गार्डनर। तो एडवर्ड गार्डनर के समय में ये डाक व्यवस्था शुरू हो गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए, जहां पे जरूरी होगा वहीं पे एक्सप्लेनेशन करूंगा, ज्यादा नहीं तो लंबी बन जाएगी वीडियो, ठीक है। निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? देखिए, अभी परिसीमन हुआ नहीं है नया, और पुराने परिसीमन पे ही चल रहा है सब कुछ। और लास्ट परिसीमन वो आपका 2008 में हुआ था, तब से लेकर सीटों की संख्या वही है, विधानसभा क्षेत्र वही है। हालांकि आप देखिए, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा तो काफी चेंजेस आने वाला है डेमोग्राफी में। उत्तराखंड की पर्वतीय सीटें कम होने वाली और मैदानी भाग की सीटें बढ़नी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैदानी भागों में पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या विस्फोट हुआ है भाई, ठीक है। अब इसका नुकसान पहाड़ वालों को झेलना पड़ेगा। पहाड़ की अगर सीटें कम होंगी, प्रतिनिधित्व कम होगा विधानसभा में, तो समझ रहे हो क्या चीजें हो सकती हैं। तो उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला दिए गए विकल्पों में हो जाएगा आपका ऑप्शन ये होना चाहिए, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। तो हरिद्वार में टोटल कितनी है? तो हरिद्वार में टोटल सीटों की संख्या विधानसभा की 11 सीटें। हरिद्वार में विधानसभा की टोटल 11 सीटें हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और टोटल राज्य में विधानसभा की सीटें 70। 70 सीटों में से आपकी 15 सीटें जो है आरक्षित हैं। 15 में से जो 13 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, जबकि 2 सीटें जो हैं वो एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं, जिसमें आपका चक्राता और नानकमत्ता सीट है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष से किया गया? ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। ये नाम आपका अस्तित्व में आया था कब? 2007 में, 1 जनवरी 2007 से, ठीक है। तो आपका जब उत्तराखंड बना था सबसे पहले, तो 9 नवंबर को इसका नाम उत्तरांचल था, और 31 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम लाया गया, ठीक है। क्या लाया गया? उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम, ठीक है, अधिनियम लाया गया था। और ये जब पारित हुआ तो इसके बाद इसको प्रभावी किया गया अगले ही दिन, यानी कि 1 जनवरी 2007 से। तो 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम क्या पड़ गया? उत्तराखंड, ठीक है। बाकी मैं ऊपर बता चुका हूं उत्तरांचल क्यों था और उत्तराखंड क्यों हुआ, ये आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो भैया ये था दोस्तों आज पीवाईक्यू का पार्ट 1, और इसमें हमने 20 प्रश्न कवर किए। ऐसे ही आगे ये आपकी सीरीज चलते रहेगी। आप अपना फीडबैक जरूर देना इस सीरीज पे। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, ठीक है। और जिन भी बच्चों को भाई कंप्लीट कोर्स चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए, तो मात्र 1550 रुपए में आपको हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे न्यू कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा। और न्यू कॉम्बो कोर्स में आपकी सभी क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी, जनरल रीजनिंग, कंप्यूटर, जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब क्लास आपको मिलेंगे एक ही जगह पे, और बहुत अच्छे तरीके से सहज और सरल भाषा में। और जितने भी टॉपिक है एक्सेप्ट रीजनिंग, वो सभी टॉपिक मैंने खुद आपको वहां पे कवर कराए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आप न्यू कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं, जो भी फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, अभी भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा कि अपने जीवन में एक पेड़ आप अवश्य लगाएं। और ये पीवाईक्यू सीरीज आपको कैसी लगी? आप चाहते हैं अगर हिंदी और जीएस की भी मैं ऐसे ही शुरू करूं, तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।